इस कहानी की शुरुआत में हमें जंगल के बीचों बीच एक लड़की को दिखाया जाता है जिसके गले पर क्रॉस का निशान बना होता है। इस लड़की का नाम एजरियल है और वो इस जंगल में अपने बॉयफ्रेंड के साथ है जो जंगल में आग जला रहा होता है। लेकिन तभी एजरियल उस आग को बुझा देती है। दरअसल ये एक ग्रुप यानी एक कल्ट से भाग कर आए हैं। पहले एजरियल उस ग्रुप का हिस्सा हुआ करती थी, लेकिन अब इन्होंने उस कल्ट को छोड़ दिया है। असल में अब दुनिया में बहुत कम इंसान बचे हुए हैं। क्रिश्चियनिटी के हिसाब से इस दुनिया में एक रैप्चर नाम का इवेंट होना था, जिसमें खुद गॉड हर एक इंसान को बादलों के ऊपर बुलाएंगे। जो इंसान लायक होगा उसे वहां से हेवन भेज दिया जाएगा और जो लायक नहीं होगा उसे वापस अर्थ पर भेज दिया जाएगा। और वो रैप्चर इवेंट आज से कई साल पहले हो चुका है और अब अर्थ पर जितने भी लोग हैं वो किसी से बात नहीं करते, क्योंकि लोगों का मानना है कि बात करना एक तरह का पाप है। इसीलिए इंसानों के गले से वॉइस बॉक्स निकाल दिया गया है। एजरियल के गले में जो क्रॉस का निशान है वो उसी सर्जरी का निशान है जिससे उसके गले में से वॉइस बॉक्स निकाला गया है। लेकिन अब एजरियल ने उस कल्ट को, उस ग्रुप को छोड़ दिया है। वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ वहां से भाग गई। हालांकि अब उसने जंगल में आग बुझा दी है, लेकिन वो बहुत ज्यादा डरी हुई है कि कहीं कल्ट के लोग इन तक न पहुंच जाएं। लेकिन उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि तुम चिंता मत करो, हम यहाँ पर पूरी तरह से सुरक्षित हैं। एजरियल अपने बॉयफ्रेंड को एक ब्रेसलेट पहनाती है और तभी अचानक इन्हें विस्लिंग की आवाज सुनाई देती है, जो सुनकर ये दोनों डर जाते हैं, क्योंकि कल्ट के मेंबर्स आपस में इसी तरह से बात करते हैं। ये दोनों समझ गए थे कि कल्ट के लोगों ने इन्हें ढूंढ लिया है और इससे पहले कि ये यहाँ से निकल पाते, कल्ट के मेंबर्स इन दोनों को पकड़ लेते हैं। जिसके बाद इन दोनों को अलग अलग गाड़ियों में बिठाया जाता है और कुछ ही देर बाद ये दोनों गाड़ियां अलग अलग रास्तों पर चल पड़ती हैं। और अब एजरियल को एक खास जगह पर लाया जाता है जहां पर कल्ट के मेंबर्स के साथ कल्ट की लीडर भी मौजूद है। दरअसल ये एजराइल को मारना चाहते हैं। एजराइल को अब एक चेयर पर बिठाया जाता है। कल्ट की जो लीडर होती है वो एजराइल के पांव पर एक कट लगाती है जहां से उसका खून निकलने लगता है। बाकी जितने भी मेंबर्स होते हैं वो ऊपर चले जाते हैं और वो गहरी गहरी सांसें ले रहे होते हैं, जो एक तरह का रिचुअल है। वो अपने रिचुअल में खो जाते हैं, लेकिन इनके साथ एक लड़का होता है जो इस तरह के इवेंट में पहली मर्तबा आया होता है, इसलिए वो बड़े ही ध्यान से एजरियल को देख रहा होता है। अब यहाँ पर हमें कुछ क्रिएचर्स को दिखाया जाता है जिनके लिए एजरियल को वहाँ चेयर के साथ बांधा गया है और अब वो क्रिएचर्स एजरियल का खून पीने के लिए उसकी तरफ बढ़ना शुरू करते हैं। एजरियल किसी तरह से अपनी जान बचाने के लिए अपने एक हाथ को आजाद कर लेती है और लीडर और जो उसके साथी होते हैं उन्हें इस बारे में नहीं पता चलता, क्योंकि वो बड़ी शिद्दत से रिचुअल परफॉर्म कर रहे थे और वो कहीं खोए हुए थे। लेकिन उनका जो एक साथी होता है जो एजराइल को देख रहा था, वो एजराइल को रोकने के लिए उसके पास आता है। उसी मौके का फायदा उठाकर एजराइल के हाथ में जो लकड़ी होती है वो उस लकड़ी से उसके गले पर वार करके उसे जख्मी कर देती है, जिसके बाद क्रिएचर उसके खून से अट्रैक्ट होकर उसी पर हमला कर देता है। एजराइल अपनी जान बचाने के लिए अपने आप को आजाद करके यहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है। लीडर और उसके साथी जब तक होश में आते हैं, यहाँ से एजराइल भाग चुकी होती है। लीडर और उसके साथी देखते हैं कि एजराइल के बदले उस क्रिएचर ने इनके ही साथी को मार डाला है, लेकिन अब वो कुछ भी नहीं कर सकते थे क्योंकि हर कोई इन क्रिएचर से बहुत डरता है। वहीं हम एजराइल को देखते हैं जो भागते भागते एक नदी तक पहुंच जाती है, जहां से वो पानी पीकर अपने खून को साफ करती है। इसके बाद वो अपने घाव पर कुछ पत्ते लगाकर उसे कपड़े से बांध देती है ताकि उस क्रिएचर को इसके खून की स्मेल ना आए। पर यहाँ पर एक क्रिएचर आ जाता है जिससे बचने के लिए वो एक घर के अंदर चली जाती है और वहां जाकर चुपचाप बैठ जाती है। क्रिएचर उस कमरे के अंदर आता है, लेकिन अब उसे खून की खुशबू नहीं आ रही थी, जिस वजह से वो क्रिएचर यहाँ से चला जाता है। दरअसल इनके सूंघने की शक्ति बहुत ज्यादा है, लेकिन ये देख नहीं सकते, इसीलिए यहाँ पर एजरियल की जान बच जाती है। इसके बाद एजरियल भाग भाग कर सड़क तक पहुंचती है जहां पर उसे गाड़ी के टायर्स के निशान दिखते हैं और अब वो किसी भी कीमत पर अपने बॉयफ्रेंड को बचाना चाहती है। इसलिए गाड़ी के टायर्स के निशानों का पीछा करते हुए वो उस कैंप तक पहुंच जाती है जहां पर उसके बॉयफ्रेंड को ले जाया गया था। दरअसल वो खुद भी इसी कैंप से भागी थी। अब यहाँ चारों तरफ फेंस थी, लेकिन उसे अंदर जाने का रास्ता पता था। ये वही रास्ता था जहां से ये अपने बॉयफ्रेंड के साथ भागी थी। अंदर जाने के बाद उसे वो ब्रेसलेट मिलता है जो उसने अपने बॉयफ्रेंड के हाथ पर बांधा था। वो समझ जाती है कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है। तभी यहाँ पर लीडर अपने साथियों के साथ आ जाती है। उनसे बचने के लिए एजरियल एक टेंट के पीछे जाकर छुप जाती है, पर लीडर उसी टेंट के पास आती है और टेंट के अंदर चली जाती है जहाँ पर उसकी बूढ़ी माँ होती है जो बहुत ज्यादा बीमार थी। इसके बाद लीडर चर्च के अंदर जाती है। यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे होते हैं और वहाँ पर एक मिरियम नाम की लेडी भी होती है जो प्रेग्नेंट थी। वो इन सब की हेड है। दरअसल मिरियम गॉड की आवाज को सुन सकती है। उसका मानना है कि हवाएं हमें गॉड की मर्जी बताती हैं। दीवारों पर बहुत से होल्स होते हैं जिनसे हवाएं आती हैं
और उन हवाओं को महसूस करके वो उन सबको बताती है कि गॉड की क्या मर्जी है और ये सब उसकी बातों को मानते हैं। और मिरियम ने ही एजरेल को मारने का ऑर्डर दिया था, लेकिन लीडर उसे कहती है कि वो भागने में कामयाब हो गई, जिस बात से मिरियम को गुस्सा आता है और वो लीडर को एक जोरदार थप्पड़ मारती है। लेकिन तभी एजरियल से जो चर्च के नीचे होती है उससे कुछ आवाज हो जाती है, जिससे लीडर को ये शक हो जाता है कि नीचे कोई ना कोई तो है। वो जल्दी से नीचे जाती है जहाँ पर एजरियल होती है। वो एजरियल को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन एजरियल बड़ी मुश्किल से यहाँ से भाग निकलती है। लेकिन तभी लीडर बेल बजाकर सबको आगाह कर देती है कि यहाँ कोई घुसपैठिया है और अब सब एजरियल के पीछे लग जाते हैं। लेकिन एजरियल किसी तरह वहां से भाग निकलती है, लेकिन यहाँ से भागने के चलते उसका हाथ जख्मी हो चुका था। अब वो पूरा दिन भागती रहती है और अब रात हो जाती है। अब उसके हाथ से खून निकल रहा था, इसलिए अब क्रिएचर्स भी उसके पीछे हैं, क्योंकि उन्होंने इसके खून की गंध सूंघ ली है। अब वो भागते भागते रोड पर आ जाती है, जहाँ पर उसके सामने एक ट्रक आता है। उस ट्रक से एक आदमी बाहर निकलता है और एजरेल से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। एजरेल उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती, क्योंकि वो बोल नहीं सकती और ना ही वो उसकी भाषा समझ पा रही होती है। एजरेल जल्दी से उसके ट्रक में बैठ जाती है। दरअसल ये आदमी खुद एक सर्वाइवल है और अब ये दोनों ट्रक में बैठकर यहाँ से आगे निकल जाते हैं। जिसके बाद वो आदमी एजरेल को हाथ में बांधने के लिए कपड़ा देता है ताकि उसका खून बहना बंद हो। अब एजरेल अपने हाथ में कपड़ा बांध देती है। वो आदमी एजरेल से कई सारे सवाल पूछता है, लेकिन एजराइल को उसकी भाषा समझ में नहीं आती, इसीलिए वो उसकी किसी बात का भी इशारों से जवाब ही नहीं देती। ये बात उस आदमी को समझ आ जाती है और अपने ट्रक में म्यूजिक प्ले करता है वो। और अब ये दोनों म्यूजिक एंजॉय कर रहे होते हैं, तभी सामने से गोली चलने की आवाज सुनाई देती है, जो जाकर ड्राइवर को लगती है, जिससे उसकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है और ट्रक डिसबैलेंस हो जाता है। और इसी वजह से जिस आदमी ने गोली चलाई थी, ट्रक उसे उड़ाकर एक जगह जाकर दीवार से टकरा जाता है। दरअसल ये उसी कल्ट का मेंबर था जो कि एजरियल को पकड़ने के लिए यहाँ तक आया था। और अब एजरियल ट्रक से बाहर निकलती है और देखती है कि वो आदमी अब भी जिंदा है। उसका पैर टूटा हुआ है, पर इससे पहले कि वो एजरियल को मारता, एजरियल उस पर हमला करके उसकी ही गन से उसे मार देती है। अब एजरियल गन लेकर यहाँ से आगे निकल जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि एक जगह पर आग जल रही है, जहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड बैठा हुआ है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश होती है। पर जब वो उसके पास जाने की कोशिश करती है तो वो ट्रैप में फंस जाती है, जिस वजह से वो रस्सी से पेड़ से उल्टा लटक जाती है। कल्ट के मेंबर्स ने उसे पकड़ने के लिए ये जाल बिछाया था और अब वो उस रस्सी से उतरने की कोशिश करती है, जिस वजह से उसके हाथ से खून निकलने लगता है। और इसी खून की स्मेल से यहाँ पर क्रिएचर आ जाते हैं, जो कल्ट के उस मेंबर को मार डालते हैं जिसने यहाँ पर ट्रैप बिछाया था। लेकिन वो एजरियल को देख नहीं पाते, क्योंकि वो पेड़ के ऊपर चढ़ चुकी थी। एजरियल देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड अब भी नीचे है, पर इससे पहले कि वो नीचे जा पाती, एक क्रिएचर उसके बॉयफ्रेंड को अपने साथ ले जाता है। और एक क्रिएचर को अब भी उसके खून की स्मेल आ रही होती है, जिसकी वजह से वो पेड़ के ऊपर चढ़ना शुरू कर देता है। पर एजरियल बड़ी चालाकी से उसके गले में रस्सी बांधकर उसे मार डालती है। एजरियल इस बात से बहुत दुखी होती है कि उसका बॉयफ्रेंड मारा गया और उसे पता है कि इसके पीछे मिरियम है और अब वो मिरियम से बदला लेना चाहती है। उसके पास अब खोने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए वो कैंप वापस जाती है, जहाँ पर वो विसल बजाकर वहाँ पर मौजूद गार्ड्स के ध्यान को भटकाकर वो चर्च के अंदर चली जाती है, जहाँ पर उसके सामने मिरियम खड़ी होती है। अब हालांकि उसके पास मौका है कि वो मिरियम को यहीं खत्म कर दे, लेकिन वो देखती है कि मिरियम प्रेग्नेंट है, इसीलिए वो उसे चाहकर भी नहीं मार पाती। पर यहाँ पर मिरियम को मौका मिल जाता है, वो उस पर हमला करके उसे बेहोश कर देती है। पर बेहोश होने से पहले वो मिरियम के पेट को स्क्रैच कर देती है और अब उसे किसी भी कीमत पर मारा जाएगा, इसीलिए उसे एक सिमेट्री में ले जाया जाता है, जहाँ पर उसके चेहरे पर खून लगाकर उसे एक कॉफिन में बंद कर दिया जाता है। इस कॉफिन के अंदर जिस जगह पर उसे बंद किया है वो एक सुरंग से जुड़ा हुआ है और अब वो इस सुरंग में आगे जाती है, जहाँ पर बहुत सी हड्डियां पड़ी होती हैं। और अब साथ ही वहाँ पर एक क्रिएचर भी था, जो कि उसे देख लेता है और साथ ही उसके चेहरे पर जो खून लगा है वो उसे सूंघ कर उसका पीछा करना शुरू कर देता है। एजरियल सुरंग से वापस उसी कॉफिन के अंदर आ जाती है। अब क्रिएचर भी वहाँ पर आ जाता है, पर तभी एजरियल के हाथ में जो मिरियम का खून लगा होता है, उसकी खुशबू से वो बिना एजरियल पर हमला किए वहाँ से चला जाता है, जिसका मतलब ये था कि ये जो क्रिएचर्स हैं ये मिरियम के ऊपर हमला नहीं करते। एजरियल इसके बाद कॉफिन से बाहर निकलकर पूरे कैंप में आग लगा देती है। अब उसके पास गन थी, उसके सामने जो भी आ रहा था वो उसे उड़ाती जा रही थी। इसके बाद वो एक बार फिर से चर्च के अंदर जाती है और एक बार फिर से मिरियम उस पर हमला करने की कोशिश करती है। अब मिरियम से अपनी जान बचाने के लिए वो उसकी गर्दन पर काटती है, पर इससे पहले कि वो मिरियम को मारती, यहाँ पर वो लीडर आ जाती है, जो कि एजरियल पर हमला कर देती है और इन दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। वहीं पर मिरियम को पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है और अब वो किसी भी पल बच्चे को जन्म दे सकती है।
एजरियल और लीडर की लड़ाई में एजरियल लीडर को मार देती है और उसकी जीत होती है, लेकिन मरते हुए लीडर बहुत खुश होती है क्योंकि अब बच्चे ने जन्म ले लिया था। मरियम ने बच्चे को जन्म दिया है, लेकिन बच्चे का चेहरा देखने के बाद वो अपनी जिंदगी का खात्मा कर लेती है और अब बाहर जितने भी क्रिएचर्स होते हैं जो मरियम के जिंदा रहते चर्च के अंदर नहीं आते थे, वो सब के सब चर्च के अंदर आना शुरू कर देते हैं। इजराइल बच्चे को अपनी गोद में उठा लेती है और वो ये देखकर हैरान हो जाती है कि बच्चे का मुंह गोट जैसा है। दरअसल ये एंटी क्राइस्ट है। इसका मतलब ये था कि मरियम जो भी हवाओं से मैसेज लिया करती थी वो गॉड का नहीं बल्कि शैतानों का था, जिस बारे में मरियम को नहीं पता था। इसलिए जब उसने पहली मर्तबा अपने बच्चे का चेहरा देखा जो गोट यानी एक बकरी जैसा था, तो वो समझ गई कि उसने एक शैतान को जन्म दिया है। इसीलिए उसने अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया और अब वो बच्चा एजरियल की गोद में है। जितने भी क्रिएचर्स होते हैं उसके आगे झुक जाते हैं क्योंकि ये धरती पर इसी शैतान की सेवा और रक्षा के लिए आए हैं। अब इजराइल के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है क्योंकि अब वो जानती है कि उसके पास पावर है। और अब इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अब मिलते हैं अगली वीडियो में।